संकेत देता है। इस पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभय मिश्रा जी, आप जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी पर। क्या कहेंगे, सिर्फ स्थानीय चुनाव या 2027 का ट्रेलर? इसको 2027 का ट्रेलर बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि 11,80,000 वोटरों में से 8.5 लाख के करीब मतदाता इस बार अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो गोवा में अगर आप देखें तो अर्बन रूरल डिवाइड उतना होता नहीं है। बहुत सारे जो विधानसभा के मुद्दे हैं वही मुद्दे जिला पंचायत के चुनाव में भी हमें देखने को मिले। बीजेपी के लिए कुछ जीत आ रही है, अच्छा है, लेकिन वो अपना प्रदर्शन दोहरा नहीं पा रहे हैं। 33 सीटें पिछले बार थीं और इस बार 33 तक वो एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद पहुंचेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। तो बीजेपी के लिए और प्रमोद सावंत की सरकार के लिए थोड़ा सोचने समझने का समय तो है। उनके अंदरूनी अपनी कलहें, जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में सब कुछ घटित हुआ, और बिखरा हुआ विपक्ष, ये बहुत ज़रूरी बात है कि इस समय सारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं उन्होंने, क्योंकि उनका अपना समन्वय का नहीं बैठा, और अच्छा ही हुआ क्योंकि हर किसी ने अपना अपना अकेले जोर आजमाइश कर ली है। तो अब वो जब वापस ड्राइंग बोर्ड पर जाएंगे तो मुझे लगता है बेहतर ढंग से एक दूसरे की बात समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, और शायद एक बेहतर तैयारी के साथ बीजेपी का सामना करेंगे। जी, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये सरकार की उपलब्धियों पर जीत कम, विपक्ष की कमजोरी पर ज़्यादा है, जो भी आंकड़े आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो इतनी मजबूत है, ग्रास रूट पर इतना बेहतरीन काम करती है। और जैसा कि माना जाता है कि बीजेपी चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए आते हैं। तो बीजेपी का जिस हिसाब से एड़ी चोटी का जोर वो लगाते हैं, मतलब आपका पुर्तगाली का जो पूरा इवेंट था चुनाव के बहुत करीब था, तो हर तरीके का, जैसे कि सुबह की बहस में हमने कहा भी कि एक हिंदुस्तान लीवर जैसा उनका है, हर वर्ग के लिए उनके पास कुछ ना कुछ होता है। तो बिल्कुल इसको हम ये देख सकते हैं। और पिछले कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बीजेपी को बहुत तकलीफें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। लगातार डकैतियां होती रहीं, और आगजनी का मामला जो सामने आया, आरपोरा का कैश फॉर जॉब स्कैम, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसने डाला? क्या जो गोवा नाइट क्लब हादसा था उसमें ज़्यादा सरकार के सामने चुनौती पेश आई, या फिर जो आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सिचुएशन है? इसमें एक कोई पिन पॉइंट करना मुझे लगता है शायद बेईमानी होगा। हमें इसको देखिए, बीजेपी गोवा में लगभग अब 1 दशक से ऊपर हो चुकी है। तो जो सत्ता विरोधी लहर, एंटी इनकम्बेंसी जो हम बात करते हैं, तो उसका आना लाजमी भी है। और गोवा में एक बढ़ता हुआ रोष है भीतरी वर्सेस बाहरी का। तो गोवा में एक सेंटीमेंट चल पड़ा है, चाहे वो, और जो इश्यूज सरकार को लगते हैं बहुत जरूरी है, जैसे कि टैक्सी के साथ अक्सर माफिया जैसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो मेरे हिसाब से लोकल सेंटीमेंट के साथ नहीं जाता है। टैक्सी को माफिया बोलना गलत है और लोकल सेंटीमेंट के खिलाफ जाता है, क्योंकि गोवा में जो लोग यहाँ के नागरिक हैं वो टैक्सी का उतना इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। जो सैलानी आते हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो बीजेपी का एक वो ऑप्टिक्स भी मेंटेन करना है कि केंद्र के साथ में तालमेल रहे, गोवा बेहतर दिखे, उसके साथ अंदर के लोगों को संभाल के चलना। तो बहुत लंबा समय हो गया बीजेपी को सत्ता में, केंद्र में भी और राज्य में भी। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी इस बार थोड़ा पिछड़ती दिखाई दे रही है, हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में ज़रूर जाती दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या ये मान सकते हैं कि जैसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर ज़िला पंचायत चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के बारे में आपने ही कहा कि हर वक्त तो एक तो चुनावी मोड में रहती है और वो गलतियों से सीखती है, कमजोरियों से सीखने का प्रयास करती है, और जहाँ पर डैमेज होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। अगर ये जो डैमेज हुआ है, क्या 2027 के पहले उसे कंट्रोल कर सकती है बीजेपी? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि विरोधियों के लिए बहुत अच्छा रहा कि उनका गठबंधन नहीं बन पाया, क्योंकि अगर वो गठबंधन बना लेते, सारे कार्ड अपने खोल देते, तो बीजेपी को ये जो 11 महीने का समय मिल जाता, वो हर तरीके से जोड़ के, तोड़ के, समझा के, बुझा के, मतलब साम दाम दंड भेद सारे परिवेश में ला करके 2027 में बहुत बेहतर कर पाते। अब क्योंकि अंदरूनी कलह का भी मामला है, समन्वय भी कम है, और विपक्ष को, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हुआ कि हर पार्टी, जो चाहे आम आदमी पार्टी हो, गोवा फॉरवर्ड हो, या मनोज परब की आरजीपी हो, और कांग्रेस को, इन सबको आपस में अब बात करने का मौका मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस भी वहां पर डबल इंजन की सरकार बोलते रहे, और यहाँ कांग्रेस डबल डिजिट पे आ गई है, 4 से सीधे 8 पर आ गई है।
तो आप ऐसा बोल सकते हैं। और देखिए, जेडपी का चुनाव सही मायने पर वोटर के लिए बहुत जरूरी नहीं है। वोटर मेरे को लगता है इसमें खाली कुछ लोग तो इसीलिए अपना वोट डाल रहे थे कि उनको डर है कहीं एसआईआर में उनका नाम ना उड़ गया हो। तो एक अपनी भी एक स्पष्टता हो जाए कि भाई मैं हूं, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वोट भी रहेगा। तो वोटर के लिए बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि जेडपी का है, इसको प्रशासनिक ज्यादा है और पॉलिटिकल कम होता है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है बाकायदा। इसके पहले जो स्थानीय जनता है उनका रुख भी जानने का प्रयास किया, तो उनका भी ये मानना है कि ज़िला पंचायतें तो हैं लेकिन उनके पास वो शक्ति, वो ताकत नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए। क्या जानबूझकर शक्ति विहीन तो नहीं कहेंगे कि कम ताकतवर रखा गया ताकि राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा ना बढ़े? देखिए, मुझे लगता है ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा स्टैंड अगर हम लें, क्योंकि गोवा ना बहुत छोटा है। अगर आप उसको देखें किलोमीटर वाइज और उसमें जो जनसंख्या रहती है कि यहाँ पर अगर हम पंजिम में बैठे हैं और पंजिम से अगर हम थोड़ा सा 2 किलोमीटर बाहर निकलेंगे तो जिला पंचायत लग जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि जेडपी को और आप कितनी पावर देना चाहेंगे, और दे सकते हैं क्योंकि आपके पास में सरपंच है जो फैसले ले रहा है, आपका यहाँ पर आमदार या जो आपके एमएलए होते हैं वो फैसले ले रहे हैं। तो फिर तो ये औपचारिकता हो गई ना चुनाव? औपचारिकता नहीं, ये इसको मैं जैसे डबल इंजन और सुबह मैंने कहा ना, ये गार्ड का डब्बा है। हर रेलगाड़ी में जो पीछे गार्ड का डब्बा होता है, जेडपी को गार्ड का डब्बा जैसा देखना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि जो सरकारी फंड आ रहा है वो सही योजनाओं में जाए। तो अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना, ढांचा ऐसा बना हुआ है कि एक जेडपी कई बार 2 या 3 एमएलए के साथ में मिलकर काम करता है, क्योंकि जो आपके निर्वाचन चुनाव के हिसाब से होते हैं वो जनसंख्या के हिसाब से बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो ये ज्यादा करके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन का मामला आता है। तो जेडपी को जितनी, और आपको अगर मालूम भी है कि ये एक कोई सैलरी वाला पद तो है नहीं, ये आप सेवा भाव से करते हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद जेडपी को जितना मिलना चाहिए, और खासकर गोवा जैसे अगर आप बाहर के राज्यों में देखेंगे तो ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद फिर जिला पंचायत आता है। तो गोवा में क्योंकि 20 लाख से कम है यहाँ की आबादी, बीच का स्तर ही नहीं है, यहाँ पर पंचायत समिति का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ऑलरेडी अगर आपने बताया कि गार्ड का ट्रेन का आखिरी डिब्बा है गार्ड का, अगर इसको ये मान भी लें तो कम से कम बैठने का इंतजाम तो होना चाहिए। इस बात का दर्द तो जाहिर किया जो कुछ पूर्व पदाधिकारी थे कि कम से कम भैया बैठने की जगह तो दे दो। नहीं, ये तो सबसे बहुत जरूरी है। आपके पास अगर अपना वर्क स्टेशन नहीं होगा तो आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बात तो उनकी अपनी बिल्डिंग हो, उनके अपने कुछ दायरे हों और उनको कुछ पावर्स मिलनी चाहिए। लेकिन अब क्या है, ये छोटा सा राज्य है, एक आदमी कितना, मतलब आप एक अगर जैसे कि हमने चुनाव के दौरान आपके अपने टीवी की रिपोर्टिंग में देखा और जो लोकल चैनल है उनकी रिपोर्टिंग में भी हमने ये देखा और पाया कि भाई जेडपी काम क्या कर रहा है, पेवर्स लगा रहे हैं। तो पेवर से ज़्यादा उनको नहीं मिल रहा है। जो 29 मामले की सूची है जो जेडपी के अंदर आनी चाहिए वो भी सारे बराबर से हैं नहीं। और गोवा में वही मामला है कि, और गोवा में जो आप जिला पंचायत की बात करते हैं, यहाँ जो पंचायत है, पंचायत के जो मुद्दे हैं बहुत शहरी हैं। क्योंकि जो आपका अगर पंजिम कॉरपोरेशन है तो जो पंजिम की तकलीफें हैं वही आपको तालीगांव की तकलीफें हैं, वही सांता क्रूज की तकलीफें हैं। तकलीफें कुछ अलग नहीं है। वोटर भी वैसे ही हैं। वोटर जो आज हो सकता हो कोई आदमी सुबह पंजिम में नौकरी करने आता हो तो मैं 8 से 10 घंटे एक शहरी आदमी हूँ और फिर जब घर जाता हूँ तो मैं जिला पंचायत हो जाता हूँ। तो गोवा का जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही यूनिक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो जिला पंचायत की जितनी पावर्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा तो बेहतर होना ही चाहिए। मैं आपसे डेफिनेटली अग्री करता हूं। चलिए, बिल्कुल हम लगातार चर्चा करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं क्योंकि लगातार वोटों की गिनती जारी है और लगातार एक के बाद एक जो रुझान है नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। कोटी सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ने 858 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली है। प्रीतेश गावकर के खाते में आए जो वोट हैं वो विरोधियों पर भारी पड़े हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार एक के बाद एक नतीजे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के रामदास तेमयेकर को 1876 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की मीनू गोविंद गावड़े काफ़ी पिछड़ती दिखाई दी। 858 वोट से बीजेपी प्रत्याशी ने कोटी में जीत हासिल की है। प्रीतेश गावकर के खाते में 6494 वोट पड़े हैं। निर्दलीय बीकू केरकर ने कांटे की टक्कर दी है। जीत का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर कांटे की चुनौती निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से देने की कोशिश की गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो गोवा जिला पंचायतों में कई सीटें ऐसी रहीं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कई सीटों पर तो जीत दर्ज की है। अब तक जो जानकारी सामने आ रही 4 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, जबकि कई पर कांटे की टक्कर
निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी देने की कोशिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको खूंटी से बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। लगातार एक के बाद एक चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं। वही धारगल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां पर बढ़त बनाते दिखाई दे रहे हैं। खूंटी की तस्वीरें हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर 6,494 वोट प्रीतेश गांवकर के खाते में आए और इस सीट से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। निर्दलीय कैंडिडेट उन्होंने यहां पर कांटे की टक्कर दी है। (2,412) वोटों से धारगल में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी लीड बनाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब लगातार वोटों की गिनती तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है और उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि अब से कुछ ही देर बाद इस सीट के फाइनल नतीजे भी सामने आ जाएंगे। गोवा की 50 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और अब तक तमाम सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। चाहे वो लातम बरसे की बात करें, उसगांव, सेंट क्रूज, राया, सांकोले, होंडा, सावाडे, कलंगुट, शिवोली, दबरली, कबले, अरम्बोल, कोला, केरी, गिरदोली, तालीगांव, कारापुर सरमन, सुकुर, नुबे, कोलवाले, बेतकी, खंडोला, बोरी, बारसे, रेवोना में ये वो सीटें हैं जहां पर अब तक नतीजे सामने आ चुके हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको खूंटी से बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है। हालांकि कांटे का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। दिवंगत नेता रवि नाइक के करीबी कैंडिडेट यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। यहां पर कांटे का हालांकि मुकाबला देखा गया, बहुत कम अंतर से जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के रामदास तेमयेकर को 1,876 वोट मिले हैं। इस सीट पर नतीजा सामने आ चुका है। यहाँ तो लगातार एक के बाद एक रुझान जो है नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर का इंतजार है जब 50 जिला पंचायतों के नतीजे सामने आ जाएंगे और राष्ट्र टीवी की मेगा कवरेज लगातार जारी है। सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम दर्शक भी लगातार जुड़े हैं जो अपने कमेंट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि एक मेगा कॉन्टेस्ट राष्ट्र टीवी की तरफ से शुरू किया गया है। हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर कौन सा दल इस बार जीतेगा। आपका आकलन क्या कुछ कहता है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं और सही जवाब देने वालों को मिलेगा उचित पुरस्कार। हमारे साथ लगातार अभय मिश्रा जी बने हुए हैं, जो हम चर्चा भी इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अक्सर चुनावों में देखा जाता है अभय जी कि बोलते हैं कि मैच फिक्सिंग थी पहले से ही, बीजेपी अगर जीत दर्ज करती है। इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि विपक्ष के पास ये कहने का मौका है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो पिछली बार की तुलना में इस बार बेहतर है। बिल्कुल। मतलब ये चुनाव ऐसा है जो विन विन जैसा है। बीजेपी जीत के भी हारा हुआ महसूस करेगी, क्योंकि पिछली बार 33 सीटों से वो 34 शायद ना कर पाए, और कांग्रेस बेहतर महसूस करेगी, 4 से 8 होने वाली है। और इन सभी जो बिखरा हुआ विपक्ष है, इनको एक नया जोश मिलेगा, एक मौका भी मिलेगा कि अगर ये साथ में आके बेहतर प्लानिंग से करें तो शायद बीजेपी को बेहतर टक्कर दे सकते हैं। तो अगर मैं इस बात को बोलूं तो ये विन विन सभी के लिए है। बीजेपी को डेफिनेटली इसमें आकलन करने का मौका मिलेगा और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत को उनके लिए एक धक्के जैसा होगा कि उनके होते हुए एडी चोटी का जोड़ लगाते हुए लगभग 33 उनके एमएलए हैं। हर किसी को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको अपना जेडपी बचाना है। तो अब एक जो पिछले कुछ वक्त में तस्वीर भी देखने को मिली कि बीजेपी के अंदर भी घमासान देखने को मिला। पार्टी के नेता खुद ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। क्या इसका भी इम्पैक्ट हुआ है इस इलेक्शन में, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हों? गोवा में भ्रष्टाचार के आरोपों ना तो जनता ही बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको आगे लेके जाती है, और शायद पॉलिटिकल, क्योंकि एक आई थिंक पॉलिटिक्स और करप्शन ये एक चोली दामन का साथ है। हम सब शायद इस बात को मान के आगे चलते हैं। तो भ्रष्टाचार तो ठीक है, यहाँ पर वो उतना मुद्दा नहीं लगता है। लेकिन आप अगर इसको ऐसे समझें कि कांग्रेस के 8 बागी विधायक जब विधानसभा वहाँ से निकल के बीजेपी में दाखिल हुए, तो ये सब लोग कोई आम चेहरे नहीं थे। ये काफ़ी खास चेहरे हैं, ये काफ़ी प्रभुत्व और पावरफुल लोग हैं। तो इस समय एक ये भी चर्चा रहती है, एक ऐसा भाव भी रहता है गोवा में
गोवा के सियासी गलियारों में भी लोगों को ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार गोवा की सरकार को चलाती है। आप जब भी कोई भी अगर होर्डिंग बिल बोर्ड देखें किसी भी तरह का कुछ भी है तो प्रमोद सावंत जी के साथ में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और उनका पूरा एक अच्छा खासा रियल स्टेट हर होर्डिंग में उनको मिलता है। तो एक ये जो भाव है इसकी वजह से आप कभी ये मोदी इफेक्ट भी आप मान रहे हैं कि इन चुनावों में काम किया? जी, आप इस बात को तो बिल्कुल आपका जो पुर्तगाली का इवेंट हुआ पूरा कि अब लोग बोलते हैं अयोध्या ना जाएं, आपको यहीं पर ही राम जी पहुंच गए हैं। तो मोदी तो बीजेपी के हर चुनाव में एक कई बार बहुत प्रमुख और मुखर होकर के भी सामने हैं और बैकएंड में तो डेफिनेटली है। और जो विचारधारा है बीजेपी का, जो सबसे अच्छी बात है कि एक विचारधारा के हिसाब से चलते हैं। बीजेपी का जो वोटर है उसको पता है वो क्यों किसको कब वोट डाल रहा है। बाकी गुटों की यही तकलीफ है, खाली अगर आप आरजेपी को छोड़ दें तो बाकी सब लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। वो अभी समन्वय में बैठा नहीं पा रहे हैं कि हम किस विचारधारा के साथ आए। तो वोटर इससे भी कंफ्यूज रहेगा आगे कि अगर इनको हमने ले देकर के अगर जितवा भी दिया तो पता नहीं ये सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, अगर बना ली तो चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। क्योंकि आप एक राज्य में एक दूसरे के साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते हैं और फिर वहां साथ में बैठ के काम कैसे करेंगे, तो ये कुछ तकलीफें रहेंगी। नहीं है ना, जैसे यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में माना जा रहा था कि क्या कोई कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। हरियाणा में एक साथ चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सीधा मैसेज नहीं होता जनता के बीच में कि ये आपसी स्वार्थ की खातिर एक साथ आ जाते हैं, इनका जनता से सरोकार है नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो गोवा में खासकर हमने महसूस किया है कि यहाँ पर जो लोकल चेहरा होता है, अगर इनफैक्ट जेडपी में इस बार के लिए हम सबके लिए थोड़ा अचंभित है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। नहीं तो जेडपी का चुनाव ज़्यादा करके, जैसे कि हमने बात की, प्रशासनिक है, इसमें पॉलिटिकल कम रहता है। यहाँ पर ये ग्रूमिंग ग्राउंड होता है। आप देखें 8 से 10, चाहे वो शिरोडकर जी की बेटी हो, तो ये एक ग्रूमिंग ग्राउंड है, टेस्टिंग ग्राउंड है कि यहाँ पर लोगों की तैयारी करवाई जाती है। 50 जेडपी हैं, उसमें से 2, 4, 5, 8, 10 लोग आगे जाके विधानसभा का चेहरा भी बन सकते हैं जी। तो इसको ऐसे ना देख करके इस बार ये बहुत ही एक अपने प्रभुत्व की लड़ाई जैसा कर लिया है कि जेडपी चुनाव में कभी भी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं देखी गई है। और इस बार तो जो अपना चुनाव का प्रतिशत है, हम बोल रहे हैं अप्रत्याशित है, लेकिन ये इसमें कुछ कमियां भी रह गई हैं। जैसे कि एसआईआर का डर था। इनफैक्ट मैंने खुद मेरा वोट चिंबल में पड़ता है, तो वहां पर मेरे घर में जैसे मेरे पास में पर्ची आई मेरे नाम की और आपके मेरे पिताजी के नाम, माताजी के नाम की पर्ची ही नहीं थी। तो वो लोग जाके अब ढूंढे, पार्ट नंबर ढूंढे, तो एक तकलीफ भी थी। आई थिंक अमित पालेकर जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर जानबूझकर धीमा किया गया है चुनाव को। तो अगर ये सारी बातें अगर सच हैं तो शायद ये और 72-75 भी हो सकता था। चिंबल में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। हाँ बिल्कुल, चिंबल में बीजेपी की आई थिंक गौरे कामत जी हैं, वो आई हुई हैं। तो मुद्दे हैं, लेकिन एक इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को कुछ तो होना चाहिए। एकदम लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो इसका भी नकारात्मक असर कहीं ना कहीं पड़ता है कि एक एटीट्यूड आ जाता है जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है। हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे, इस बीच लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर भरत ने बात की है एल्टन डिकोस्टा से, जो कि विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा इन नतीजों को लेकर जो अब लगातार सामने आते जा रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आज हम लोग अगर देखने गए तो साउथ गोवा में कांग्रेस के बहुत से सीट आगे हैं अभी तक, और कांग्रेस ने अभी तक बहुत अराउंड 5 to 6 सीट पे विनिंग भी कांग्रेस है। तो हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलए एल्टन डिकोस्टा, हम उनसे बात करेंगे। सर, साउथ गोवा में तो कांग्रेस का अच्छा विनेबिलिटी है, नॉर्थ गोवा में भी एक योगेश गोवेकर है, वो विनिंग कैंडिडेट है, क्या कहना चाहिए? Namaskar. We are not winning in 6. As of now, we are winning. We have almost won in 8 zillas, which is a big achievement for Congress, which was not there in the previous zilla election. See, we are 2 MLAs in the south, and I think so. With the help of our people, voters, and the grace of God, we have won 8, and I think so. The tally will go to up to 10, which is a very big achievement. Because the present BJP government, you know how they are governing the state. With all their failures, I think so. And there was some dispute because of alliance, all these issues. Otherwise, we would have definitely crossed 15. But in fact, we thank the voters, we thank the public in large of Goa.
that they have responded faith in the party, in Congress party, and definitely with our guidance of our leader of opposition, Yuri Alemao, MLA, Advocate Kalus and myself, we will definitely win the hearts of Goans and the people at large, and we will work for Goa. यहाँ तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लगातार अब रुझान नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। कई सीटों पर कांटे का मुकाबला भी इस वक्त देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए एक और सेटबैक है और ये सेटबैक है वैल्यूम से, जहां पर आम आदमी पार्टी के क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। आम आदमी पार्टी जो कि खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर मानकर चल रही थी, उसे एक बार फिर ये करारा झटका लगा है। वैल्यूम में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करने में कामयाबी की है। 1500 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। इसके साथ ही धारगल की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार लीड बनाए हुए हैं। धारगल के अलावा फेना दे फ्रांस की बात करें तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार लीड बनाते दिखाई दे रहे हैं। कई सीटों पर अभी भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, तो कहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच में कांटे का मुकाबला है। इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि गोवा जिला पंचायत चुनाव का इफेक्ट देश भर में देखने को मिल रहा है। बिहार में क्या कुछ स्थिति है, गोवा के जिला पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, दानिश इकबाल जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही मीडिया प्रभारी भी हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने जब बातचीत करने की कोशिश की है गोवा जिला पंचायत चुनाव को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। गोवा में पंचायत चुनाव जो है वो खत्म हो गए। आज मतगणना हो रहा है। सुबह से ही जिस तरीके से रुझानें आ रही हैं उससे साफ जाहिर हो रही है कि फिर से एक बार पंचायत चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड लहर देखने को मिल रही है। लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि ये चुनाव जो है पार्टी स्तर पर होता है, पार्टी लेवल पर लोग चुनाव लड़ते हैं। वहां पर खास तौर पर कई राज्यों में पंचायत चुनाव है जिसके परिणाम भी आ चुके हैं, कई जगहों पर परिणाम आ रहे हैं और जो रुझाने हैं उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी अभी आगे चल रही है। हमारे साथ जो है दानिश जी हैं, सीधे तौर पर बात करेंगे, प्रवक्ता भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। देखिए, महाराष्ट्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो और गोवा हो, इन तीनों राज्यों में लोकल बॉडीज के चुनाव जो हुए, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, उन सभी चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली है। जनता का अपार जन समर्थन मिला है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे जो जनता ने विश्वास दिखाया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हम जनता के आभारी हैं और हम बधाई भी देते हैं जनता को कि लगातार 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लोकल बॉडी के स्तर पर हो या विधानसभा के स्तर पर हो, लोकसभा के स्तर पर हो, पूरे देश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिस प्रकार से आम जीवन में बदलाव लाया गया है, जो गरीब थे, जो पसमानदा थे, जो दलित थे, पिछड़े थे, उन सभी को नरेंद्र मोदी ने मुख्य धारा में लाने का काम किया। उसी का नतीजा है कि अब जनता का विश्वास जो है और जो जनता का जनमत है एनडीए पर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है 27 में वहां विधानसभा गोवा में चुनाव होने हैं, ये एक झांकी है क्या? 27 अभी बाकी है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जनता का जो रुझान है, जनता का जो मैंडेट है और जनता के आकांक्षाओं और आशाओं पर जिस प्रकार से एनडीए की सरकार ने काम किया है और उस पर पूरी तरह से खड़े उतरे हैं, तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे भी गोवा का विधानसभा हो या पश्चिम बंगाल का विधानसभा हो, तमिलनाडु हो, जहां पर भी आगे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, उन सभी जगहों पर जनता जो है एनडीए पर विश्वास दिखाएगी। 27 में वहां विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे ये आंकड़े साफ तौर से दिखाया जा सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि 27 की विधानसभा भी भाजपा का ही डंका बज सकता है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें राष्ट्र टीवी के साथ। यहाँ तो बिहार से लेकर दिल्ली तक गोवा जिला पंचायत चुनाव का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं गोवा जिला पंचायत को लेकर, ये आपको सुनाते हैं। सर, गोवा में आज काउंटिंग हो रही है और इसमें ईवीएम पे चुनाव ना होकर बैलेट पेपर रुपए हुआ है। विपक्ष लगातार इस पर हंगामे करती है और जो रुझाने आ रही है उसमें बीजेपी आगे निकल रही है, क्या कहना चाहोगे? अब तो सुनामी चल रही है बिहार से जो चली है, समंदर नहीं हमारे यहाँ, लेकिन सुनामी आ गई थी बिहार में। अब महाराष्ट्र में भी बम्पर जीत हुई है, अरुणाचल में बम्पर जीत हुई है। अब गोवा में तो ये लोग कह रहे थे बैलेट से कराओ, बैलेट से हुआ, वहां भी जीत रहे हैं। अब कोई पार्टी का नाम निशान रहने वाला नहीं है। जनता कहती है जब मोदी अच्छे हैं, बीजेपी अच्छी है, तो दूसरे को वोट क्यों देंगे?
वोट बर्बादी नहीं करना चाहता कोई, सब लोग चाहता है कि हर जगह मोदी जी की पार्टी आए। आम आदमी पार्टी तो अब खास आदमी की पार्टी है, वो एक्सपोज हो गए, 1-2 सीट कहीं कहीं जीत जाए अलग बात है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। वो लोग शीश महल वाले लोग हैं, आम आदमी नहीं, शीश महल पार्टी है आम आदमी पार्टी। सर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार मतलब वोट चोरी को लेकर आरोप लगाती है, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि इसके बाद ही सर 27 में विधानसभा चुनाव का भी इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें क्लियर हो जाएगी जो शाम तक जो रिजल्ट आएगा। इस पर आपकी क्या राय है? सब जगह जहां चुनाव आएगा, आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। लोग दूसरे को वोट देने को तैयार ही नहीं है। एक अच्छा नेता मिल गया तो इधर उधर क्यों देखेगा। बंगाल में अभी चुनाव होगा, बम्पर जीत होगी बीजेपी की, पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल। सर, गोवा में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ था, सरकार को घेरे में ला रही थी विपक्ष, कहना था कि सरकार अब बदल जाएगी क्योंकि लोगों का भरोसा उठ गया है। इस पर क्या कहोगे सर? इस पे क्या कहना है, अमन आ गया है, चैन आ गया है देश में, इसमें क्या कहा जाए। गोवा कुछ घटना हुई है, जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी के लीडर शहनवाज हुसैन को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे। और बीच एक और बड़ी खबर आपको बताया, धारगढ़ में पहले राउंड की गिनती का काम पूरा हो चुका है। लगातार काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार श्री कृष्णा रविंद्र हरमलकर लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। 2412 वोटों का अंतर, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कि नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धारगढ़ में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्णा रविंद्र हरमलकर आगे बताए जा रहे हैं। 2412 वोटों के तेज बढ़त से बीजेपी यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है कि ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, यानी कि नतीजे सामने आ जाएंगे। उधर शिरोडा की बात की जाए तो शिरोडा में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगातार लीड बनाए हुए हैं। अब से कुछ ही देर का इंतजार, जिसके बाद चुनाव नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। वोटों की गिनती लगातार जारी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी और आरजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुछ ही वोटों का अंतर है। यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि आरजेपी 2800 वोटों के साथ है। यानी कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर खास तौर पर सभी की निगाहें थी कि इसका नतीजा किसके पक्ष में आता है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार यहां पर लीड लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लीड का अंतर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। कांटे का मुकाबला आरजेपी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। गोवा जिला पंचायत चुनाव 2025 नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आज परिणाम का दिन है। अब धीरे धीरे रुझान स्पष्ट होते जा रहे हैं, नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो हम चर्चा भी इस बात को लेकर अभय मिश्रा जी के साथ कर रहे थे कि बीजेपी को लेकर जो आपने कहा कि बीजेपी एक विनिंग मशीन की तरह उभर कर आती है। हालांकि इस बार जिला पंचायत चुनाव को लेकर आपने जो कहा कि बीजेपी जीत ज़रूर रही है सीटें, लेकिन हार का साया कहीं ना कहीं उसको दिखाई देगा कि जितना मार्जिन उनको मिलना चाहिए था सीटों का, वो मार्जिन नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के बारे में तो यहाँ विपक्ष खुद ही कहता है, कांग्रेस की सरकार बीजेपी की है लेकिन नेता तो कांग्रेस के ही हैं। ये इल्ज़ाम बिल्कुल सही मायने में आप देखना चाहे तो हैं, क्योंकि 8 विधायक वहाँ से उठ के यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें तो गोवा में पार्टी ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल्स का बहुत दबदबा रहता है, खासकर जो पुराने ऑलरेडी इस्टेब्लिश परिवार हैं। तो अगर उनको छोड़ दें तो यहाँ पर एक कल्चर ऐसा रहा है कि पार्टी ठीक है, बीजेपी ने जाके उसको काफ़ी बदला है। और इसका एक अगर हम देखें, अगर आप आम आदमी पार्टी की भी बात कर ले, अरविंद केजरीवाल के आने के बाद भी गोवा की जनता को वो विश्वास तो नहीं हो पाया है कि ये पार्टी क्रेडिबल है और ये शायद कुछ कर सकती है। तो 1-2 सीटें ठीक है, लेकिन एक बहुत ही व्यापक परिणाम या उस खाता खुलने के लिए भी काफ़ी इंतजार करना पड़ा। एक सीट अब तक जो जानकारी है कि आम आदमी पार्टी के खाते में गई। खासकर आपको ध्यान रखना है, जो पार्टी 42 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारती है और वहाँ पर 1-2 सीट आती हैं, तो ये
हास्यास्पद भी है और शायद चिंतन भी करना चाहिए आम आदमी पार्टी को कि इसको कैसे देखें, क्योंकि हर बार उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता ही है कि वो बीजेपी की बी टीम जैसे खेलते हैं। तो अगर उन्हें कुछ बदलना है तो शायद उसका एक ये ख्याल उन्हें देखना पड़ेगा। नहीं तो जनता ये भी तो कंफ्यूज हो जाती होगी कि साथ आप कांग्रेस के जाते हैं, बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं, किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए शायद एतबार कम हो जाता है वोटर्स का। मुझे ये भी लगता है कि वोटर खाली पार्टियां नहीं बटी हैं, पार्टियां खाली आईना होती हैं कि वोटर कैसा है। तो मुझे लगता है वोटर जो है, जैसे कि जो बीजेपी का वोटर है वो बहुत ही एक तरह से कट्टर हो जाता है कि मैं मोदी मतलब आएगा तो मोदी, तो उस हिसाब से बातचीत होने लगती है। जहां आप आम आदमी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या गोवा फॉरवर्ड है या आरजेपी में भी वो एक कट्टरता दिखती है कि इस समय जो गोवा का जो लोकल यहाँ का स्थायी नागरिक है अपने मुद्दों से, अपनी चीज़ों से परेशान है कि उसके पास नौकरी की समस्या है, टूरिज्म में काफ़ी मार पड़ रही है, माइनिंग अलग बंद है, तो जो लोकल है वो अपने आप में अलग परेशान है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो एक विचारधारा वाली पार्टी है वो बीजेपी अकेली दिखती है, कि जिसका पार्टी भी विचारधारा वाली है और उसका जो आप अगर वोटर भी देखें तो वो उसी हिसाब से सोचता है। एक दौर था कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये तो शहरी क्षेत्र की पार्टी है, ग्रामीण इलाकों में इसका वर्चस्व नहीं है। कितना बदलाव हुआ है? ये बीजेपी का ग्रोथ आप देखते हैं या फिर मोदी फैक्टर? अगर इसको हम पूरे भारतवर्ष के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत पेनिट्रेट किया है, बहुत अंदर तक गई है। गोवा में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ग्रामीण उतना ग्रामीण नहीं होता है। मतलब अगर आप गोवा के नंबर्स भी देखेंगे तो यहाँ पर 45% कार पेनिट्रेशन है, यानी कि अगर हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के हिसाब से गाड़ियाँ हैं, 16, 17, 18 लाख की आबादी में 17, 18 लाख की गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ का जो वोटर है वो उतना ग्रामीण नहीं है। और बीजेपी के ऊपर जो पुराने इल्ज़ाम लगते थे कि ये एक अपर क्लास की पार्टी है, तो वो एक बीजेपी पर यहाँ था। लेकिन आई थिंक धीरे धीरे उनकी जो मशीनरी है उसने इस ढंग से काम किया है कि वो जो सबका साथ सबका विकास नारा दिया और उसके साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जैसे मैंने सुबह भी बताया कि हिंदुस्तान लीवर है, आपके पास में लक्स भी है, आपके पास में शैम्पू भी है, हर तरह का साबुन है, हर तरह का तेल है। तो बीजेपी उस हिसाब से जोड़ तोड़ कर लेगी। अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, लेकिन जो जैसे कि आपने केंद्र सरकार में भी देखा था जब अब की बार 400 पार, तो जब 400 पार नहीं हो पाए और जो उस समय का मंथन हुआ उसके बाद से बीजेपी ने जो वापसी की है, मुझे लगता है यहाँ से भी वो वापसी कर पाएंगे। ये लोग कितना भी साथ में लड़ें, मतलब तेल और पानी को कितनी देर आप रोक पाएंगे। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि आरजेपी बोलता है 1900 नहीं, तो ये माने जो बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी आज के आंकड़ों में भले ही उसका एक फिक्स नंबर दिखाई दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो नंबर बढ़ सकता है, चाहे निर्दलीय कैंडिडेट हो। कितनी संभावना है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं, या फिर जैसा विपक्षी कहते हैं कि भाई ये तो हमारे नेताओं को तोड़ लेते हैं? हमें लगता है कि अगर खाली वो फिर वही वोटर्स उनको दूसरी पार्टी से भी चुन के देते हैं, तो वोटर जो है वो पार्टी के पीछे शायद उतना खड़ा नहीं दिखता है जितना उसको होना चाहिए। और फिर पूरा डेटा अगर आप देखें तो नंबर क्रंचिंग का है, तो अगर ये बाकी के तीनों पार्टी साथ में आ जाएं तो एक शायद अगर नहीं काटेगी तो एक डिसेंट फाइट तो लगेगी। लेकिन जब तक ये साथ में नहीं आएंगे, जैसे कि जब मैंने मत मारा तो 4 जब दिखते हैं विधान, तो फिर नहीं हो सकता कि आपके पास कमल का फूल है, फुटबॉल भी है, हाथ भी है, झाड़ू भी है। तो मैंने एक ये नारा भी दिया, जब तक हाथ वाले झाड़ू से फुटबॉल खेलते रहेंगे तो वहाँ कमल ही खिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि हाथ वाले झाड़ू से फुटबॉल खेल रहे हैं। और इसका असर तो दिख ही जाता है कि जब एक दूसरे पर कटाक्ष होते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करती, बीजेपी की बी टीम बताती, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती है कि कांग्रेस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, भरोसे के लायक नहीं है। तो ये एक जो आपस में कटुता देखने को मिलती है। और साथ ही एक जो बात आप कर रहे थे, हालांकि इस बार मतपत्रों के जरिए यहाँ पर चुनाव हुआ है, वरना विपक्षी खुद कहते हैं कि ईवीएम में बटन आप कोई भी दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। नहीं, वो जहाँ पर जीत जाते हैं, जैसे कर्नाटक में जीते तो वो नहीं बोलेंगे, या अगर झारखंड में जीते तो नहीं बोलेंगे। तो ये तो और बिल्कुल उसका उलट बीजेपी ने भी जब 2009, 10, 11 तो ईवीएम का विरोध और ईवीएम की मशीन का विरोध, तो उस समय तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे या ग्रेप्स और सार्स, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस उतनी सीरियस अपने आप को भी नहीं लेती है।
राहुल गांधी अगर मेसी के इवेंट में जितना मुखर होकर के सामने दिखते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और जो उस इवेंट में उनका पार्टिसिपेशन है, मुझको नहीं लगता कि वो गोवा में चुनावी माहौल में उस तरह से अपना समय या अपना सहयोग दे पाते हैं। तो कांग्रेस इस समय अभी भी जो कांग्रेस का है तो आलेमाओ परिवार है जो उसको थोड़ा आगे लेके चल रहा है, और फिर कुछ वोटर्स हैं जैसे कि अल्पसंख्यक समाज है जो आज बीजेपी के साथ बैठने से शायद कतराता है, तो वो वोटर हैं, वो आप उस तरफ कोई भी हो, आज अगर कल को कांग्रेस वहाँ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी, कल को आम आदमी रहेगा या कोई और रहेगा, तो जो एक बीजेपी विरोधी वोटर है वो बीजेपी के विरोध में वोट डालेगा ही, तो वो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बटा हुआ है, और इस समय जो नंबर समझ में आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में है, और एक प्रचंड बहुमत जैसा नहीं है। ये अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि शायद उनको 2027 के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका भी मिलेगा। चले बिल्कुल, और इस बीच लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं क्योंकि अब वोटों की गिनती का काम लगभग अपने अंतिम चरण में हो और धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। श्रीपद नाइक के बेटे इस बार चुनावी मैदान में हों, और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि वो लीड लेते दिखाई दे रहे हैं 3106 वोटों के अंतर से, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला ज़रूर माना जा रहा था, और इस सीट पर भी खासतौर पर निगाहें थीं क्योंकि प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। और लगातार जो अब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और लगातार इसको लेकर हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं अभय जी, ये क्या संकेत दे रहे हैं। ये जो कहते हैं ना कि परिवारवाद के आरोप ज़रूर लगाए जाते हैं, लेकिन जब भी मौका होता है कि भाई आगे की जो पौध है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसकी शुरुआत जैसे ZP इलेक्शन की गई है। यहाँ पर कई दिग्गजों के बच्चों की किस्मत भी दांव पर है, और हो सकता है कि 2027 में उन्हें उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जाए। तो क्या आप स्थिति देख रहे हैं? जैसे श्रीपद नाइक की अगर बात करें, उनके बेटे इस वक्त लीड ले रहे हैं अच्छी खासी। उनके बेटे ले रहे हैं, और सुभाष शिरोडकर की बेटी शायद जीत भी चुकी हैं शिरोडा से, या शायद आगे होंगी जी, तो आगे हैं। तो आई थिंक परिवारवाद बीजेपी ने, जिसका मुझे जैसे मैंने बताया कि मनोहर पर्रिकर जी का एक समय का बहुत ही प्रचलित इंटरव्यू है, जब भी आपको मौका मिले तो देखना, वो गोवा की जनता को डरा रहे हैं कि यहाँ पर मुनाकियल हो जाएगा, यहाँ पर सारे रजवाड़े बन जाएंगे, आलेमाओ परिवार एक होगा, राणे परिवार होगा। ये जितनी उन्होंने चिंताएं उस समय व्यक्त की थी, उसका उलट आज वो सारे परिवार बीजेपी के साथ में है। तो बीजेपी पे एक जो इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि ये एक अनोखी वॉशिंग मशीन है, इसमें अंदर आने के बाद सब कुछ धुल जाता है। तो और आई थिंक जनता भी उसको उसी हिसाब से लेती है। जनता गोवा में अभी भी थोड़ा सा कल्चर है साहेब का कि भाई आप हमें नौकरी दिलवा दीजिए, आप हमारा काम करवा दीजिए। तो एक वो लाइनेज, और ये शायद इंडिया में भी है कि मतलब शाहरुख खान का बेटा, जनता उसको थोड़ा ज़्यादा समर्थन देना चाहेगी। बाद में उनको एक मेरिट, एक मौका तो उनको मिल ही जाता है, उसके बाद वो अपने आप पर होते हैं। लेकिन एक चुनौती भी तो होती है, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर सचिन का बेटा खेल रहा है तो लोगों की उम्मीदें होती है कि कम से कम सेंचुरी तो मारेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो जाता है। उसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसको हम बोलते हैं कि पीकिंग टू अर्ली। तो अगर अर्जुन तेंदुलकर जल्दी खेलना शुरू कर देंगे तो जल्दी थक भी जाते हैं, तो वो बात सामने आती है। आप अगर देखें तो बहुत ही चुनिंदा लोग हैं जो अपने लाइनेज से आगे बहुत बेहतर खेल पाते हैं। तो ये आपको इसमें भी दिखेगा, जो एक समय पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी थे, उसके बाद आज राहुल गांधी या सोनिया गांधी उस तरह की राजनीति नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक जनता इसको भांप लेती है छोटे लेवल पर, और खासकर गोवा में मैंने तो ये महसूस किया है कि यहाँ पर जान पहचान से बहुत कुछ चलता है। गोवा में ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अगर दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो इधर वाला एक मंत्री को फोन कर लेगा, उधर वाला दूसरे मंत्री को फोन कर लेगा। तो छोटा राज्य है और सब कुछ अपवाद भी है। 60 सीटों से विधानसभा बननी चाहिए, गोवा 40 से बना हुआ है। तो मैंने तो कहीं ऐसा किताबों में या किसी आर्टिकल में अब तक नहीं पाया कि नेहरू जी ने कहा था कि अजीब है गोवा के लोग, पर एक लेवल पर एक ग्रेप वाइन चलती है कि कुछ अजीब चीजें हैं गोवा के बारे में, और लेकिन वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी अजीब चीजें हैं, नॉट इन एनी डेरिवेटरी या खराब संदर्भ में नहीं कहा जाता है गोवा। पर हाँ, हमें ऐसा ये महसूस होता है कि गोवा की पर कैपिटा जीडीपी अगर देखें देश में सबसे बेहतर है, 2.5 गुना 3 गुना से ज़्यादा है। तो गोवा एक मॉडल स्टेट के रूप में सामने आना चाहिए था, आ सकता था, पर केंद्र में भी बीजेपी की पिछले 10 साल से सरकार है, ज़्यादा से है, राज्य में भी है, लेकिन गोवा को
कम से कम गोवा के जो अंदर का युवा है, जो पढ़ा लिखा है, उसको अंदर से ये कसक तो रहती है कि गोवा इस समय बहुत बेहतरीन क्यों नहीं है। हर चीज में, हर मुद्दे पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक रहा है। अगर आप चाहे आईआईटी का मुद्दा ले लीजिए कि नहीं आ पा रही है, या आईटी पार्क नहीं आ पा रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गोवा को, जैसे अब कसिनो है तो कसिनो पे चाहे जितना विरोध हो, लेकिन आप मांडवी देखें तो हर साल कुछ नए वेसल से बढ़ती जा रही है। तो गोवा में मुझे ऐसा लगता है कि गोवा एक ऐसी जगह है जिसको हमें ऑमलेट जैसा करते रहते तो लंबा चलेगा, इसको मुर्गी जैसा काटने में लग गई है सरकार। जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण इतना ज्यादा हो रहा है, और जो ZP चुनाव में एक जो सबसे ज्यादा गुस्सा सामने आ रहा है वो है जमीनों को लेकर के और उनकी अपनी पहचान को लेकर के। जंगल के कटने का मामला हो, मैंने 1.5-2 महीने पहले न्यूज में भी देखा था कि एक व्यक्ति जिसको मतलब उसने अपनी जान दे दी और उसका मुद्दा अब कहां तक पहुंचा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, जिस हिसाब से डकैतियां, और खाली मतलब मैं आपको बताऊं, गोवा में 1995 में आया था, आज से 30 साल पहले। उस समय गोवा में ऐसा था कि हम लोग गैस का सिलेंडर रोड पर रख देते थे और वो खाली रख के चला आता था, भरा वाला हम शाम को उठा लेते थे। गोवा को हमने वहां से आज ऐसा देखा है कि मापसा के जैसे डॉक्टर का आप देख लें उदाहरण, कि वहां पर लोग घुसते हैं और चोरी करते हैं, वहां उनसे चाय बनवाते हैं, फिर उन्हीं की गाड़ी लेकर के पंजी मार के निकल जाते हैं। एक जो हिम्मत इस समय देखने को मिल रही है डकैती में, चोरी में, और इससे आई थिंक एक जो आम गोवन है वो काफी परेशान है। नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि कभी भी किसी सामाजिक कार्यकर्ता को खुलेआम पीट दिया जाता है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं पर रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल, रमा कानकोनकर का उदाहरण, मतलब मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहता हूं, लेकिन जब मैंने वो देखा तो मतलब मैं बिहार के लिए कुछ बुरी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जब बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार में इस तरह का क्रिमिनल चेहरा देखा जाता है कि जर्नलिस्ट को आप मार के उड़ा दीजिए, कुछ कर दीजिए। गोवा में ऐसा नहीं होता था। अब इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो गोवा में लोगों को अंदर से ये लग रहा है कि गोवा बहुत जल्दी और बहुत गलत दिशा में शायद बढ़ रहा है। तो इसको रोकना और खींचना, शायद ये जिला पंचायत चुनाव में एक संदेश गया होगा बीजेपी को, और वो इसके बारे में आकलन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और शायद कुछ बेहतर फैसले लें। और होम मिनिस्ट्री जो चीफ मिनिस्टर के पास में ही है, तो उनके ऊपर एक एडेड ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसको बहुत जल्दी सुधारें। अभी आपने मॉडल शब्द का जिक्र किया था कि गोवा मॉडल की अगर बात करें, पुराना गोवा और आज का गोवा किन चीज़ों में बेहतर हुआ है और क्या कमियां यहाँ पर हुई है। एक और मॉडल की बात करते हैं, वो दिल्ली मॉडल की। आप अभी अरविंद केजरीवाल साहब का जिक्र कर रहे थे, 3 दिनों के दौरे पर भी आए, जमकर प्रचार भी किया और सभा में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी और जोश से लबरेज केजरीवाल को ये भरोसा था कि वो तीसरे विकल्प के तौर पर है। लेकिन जो स्थिति इस चुनाव में देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी की, भले ही अब तक 1 सीट उनके हिस्से आई है, क्या दिल्ली मॉडल को नकार दिया गोवा के लोगों ने? क्या ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो चैप्टर है गोवा में बंद होता दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूँ। दिल्ली मॉडल उनका बेहतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, केजरीवाल सरकार या केजरीवाल की खुद की राजनीति उन्होंने जब चमकाई तो अन्ना हजारे के कंधों से चमकाई, और भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके लिए सबसे सर्वोपरि था। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और उसके बाद कुछ ही सालों बाद जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव, जो इस समय मतलब अगर कभी भी करप्शन का जिक्र आए तो बिहार में भी हमने देखा, इतने सारी चीज़ें हैं, उनके पास में विकल्प क्या है? अगर आप नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे तो फिर तेजस्वी और उन सब के साथ में कैसे जाएंगे? तो जहां वहां पर भी विकल्प नहीं है। तो केजरीवाल के साथ मुझे लगता है कि ना मिसाले सनम ना खुदा मिला उनको, कि वो भ्रष्टाचार के उससे आए। और जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती मधुशाला, तो पता नहीं वो किस मधुशाला में दिल्ली में फंस गए कि लीकर का मामला सामने आया। आज तक ना उन्होंने खुल के कुछ सफाई दे पाए। हम सब भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं कि बात क्या हुई। केजरीवाल का अपनी खुद की साख इसलिए ताव पर है क्योंकि जो क्रेडिबल लोग थे उनके साथ, चाहे वो कुमार विश्वास हो या योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, जो भी क्रेडिबल लोग थे, जो क्रेडिबल चेहरे थे, उन्होंने आम आदमी का साथ छोड़ा, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा। एक ये संदेश भी गया लोगों के बीच में कि भाई अरविंद केजरीवाल कम से कम जो बातें कहते हैं या जो दावा करते हैं उस दावों के हमेशा उलट चलते हैं। चाहे भ्रष्टाचार के मामले में हो कि भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी का जन्म होता है और उस पर ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। जिस शराब को बंद कराने की कभी बातें हुआ करती थी, वहाँ पे एक के साथ एक फ्री की सुविधा दे दी जाती है, इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और ख़ास तौर पर चाहे वो
सरकारी सुविधाओं के बारे में अरविंद केजरीवाल जैसे कहा करते हैं कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, राजनेताओं को क्या ज़रूरत है सुरक्षा की, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, लेकिन ये सब उसके विपरीत करते गए। क्या ये मैसेज अब लोगों तक है? बिल्कुल। देखिए, जो बोलते हैं ना कि बरगद के आसपास कुछ और उपज नहीं पाता है, पनप नहीं पाता, तो अरविंद केजरीवाल की जो चुनावी अब तक की जर्नी रही है, जो उनका रास्ता रहा है, उसमें हमने ये महसूस किया है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में कुछ और डेवलप नहीं हो पाया। जो उनको यशमैनशिप मिलती रही उसके हिसाब से चलते रहे। मुझे आज भी ठीक नहीं पता है कि जो कुमार विश्वास हैं या योगेंद्र यादव हैं या इस तरह के लोगों ने इस तरह का बेहतरीन थॉट, एक समय था कि हम सब सड़कों पर आ गए थे। और देखिए, आज अगर आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाना चाहती है, ये वही पार्टी है जहां पर राहुल गांधी ने खुद उनका पेपर फाड़ दिए थे मीडिया के सामने कि ये लोकपाल बिल, और तो आप जाएंगे कहाँ? अगर आप करप्शन की बात करेंगे तो वोटर यही सोचता है कि कांग्रेस का करप्शन से चोली दामन का साथ रहा है, तो उसको जनता कैसे देखे? तो करप्शन के मुद्दे पर तो बिल्कुल केजरीवाल के साथ जाना मुश्किल हो जाएगा। बाद में जो आई थिंक उनका एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल रहा, ब्यूरोक्रेसी अचानक से आके सब कुछ बदल देना, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी चाल से चलेगी, अपनी समझ से चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और जो बोलते हैं ना कि पूरे शरीर को आंखों में पूरा खेल मोहब्बत में इंतजार का है, तो शायर कहना यह चाहता है कि इंतजार शायद केजरीवाल के पास नहीं था। और इस समय अब पंजाब में आ गई सरकार, ठीक है, कहाँ और कैसे बनेगी बहुत कठिन है, क्योंकि बाकी पार्टियां उनको छोड़ेंगी नहीं, विचारधारा में लगातार संघर्ष होता रहेगा। और इस समय जो एक, अगर आप देखें बांग्लादेश में, आप जहां भी लिंचिंग का मामला दिखाते हैं, एक हिंदू दो हिंदू, ये इस तरह की खबरें देश में एक ऐसा माहौल भी बना देती हैं कि वोटर ये सोचता है कि पता नहीं यहाँ क्या होगा। और ये डर आप ये नहीं सोच सकते कि खाली आपको भारत में है। आपका जो सेक्युलर की पूरी बहस होती है उसमें कई बार जो हिंदू वोटर होता है ये अपने आप में परेशान रहता है, क्योंकि खाली यहाँ नहीं है। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा हो तो ऑस्ट्रेलिया की फ्रंट पेज की हेडलाइन थी कि बास्टर्ड करके उनको बोल देना। तो जब उन लोगों पर इस तरह का हमला होता है या उनके अपने ऊपर कुछ ऐसी बात आती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते कि ये किसी का बेटा होगा, ये भटके हुए लोग हैं। तो इस तरह की जब बातचीत पूरे दुनिया में इस समय चल रहा है, आपको मैं एक सीधा उदाहरण दूं कि जो दुनिया मेरिटोक्रेसी चल रही थी, जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है, अमेरिका कितना भी बोले, एक समय था कि अमेरिकन ड्रीम को हर कोई मानता था। ट्रम्प का वहां आना अपने आप में अमेरिकन ड्रीम को चकनाचूर करता है। मेरिट खत्म हो चुकी है। इस समय आपको, आप यहां से हैं तो जो एक तरफ आपका शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की राजनीति थी कि लोकल है, उसको मिलना चाहिए। तो अब चीजें, एआई का दौर आ रहा है, नौकरियां कम होती जा रही हैं, खत्म होती है। समाज अपने आप में एक ऐसे चुलबुले उस पर है कि देखिए क्या होता है। ये बहुत ही दिलचस्प समय है समाज के लिए भी, और जैसे समाज में जो कठिनाइयां हैं, यही आईना हमारी राजनीति में भी दिख रहा है। गोवा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2027 को लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन हो पाएगा? क्या अब आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरत है कि उसे किसी न किसी के साथ जाना ही पड़ेगा? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कॉम्बिनेशन की कोई गुंजाइश आपको दिख रही है? देखिए, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म है, क्योंकि गोवा में इतनी जगह, और बीजेपी इतना तो दरवाजा नहीं खोल के देगी कि वो तीन पार्टियों को आगे आने दे। जब तक ये साथ में नहीं आएंगे, ये मुझे तो नहीं लगता इनका कोई फ्यूचर बनेगा। लेकिन ये जब साथ में आएंगे तो वोटर कंफ्यूज रहेगा कि आपने अगर करप्शन के मुद्दे पर ये चुना है, तो कांग्रेस ने तो एक समय पर एक ही परिवार के 4 लोगों को वोट सीट दे दी थी, कि वलंका के पास, चर्चिल के पास, जोकिम के पास और यूरी के पास। तो ये वापस से ना हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वोटर इसको अलग ढंग से देखेगा। और वोटर भी अब कैसा हो गया, जो अल्पसंख्यक हैं और जो और समुदाय हैं, ये भी थोड़ा बटा हुआ है। तो मैं इसको ऐसा देखता हूं कि वोटर ने अपना मन बना लिया है। मुझे ऐसा लगता है 2027 में बीजेपी का नंबर्स तो आएंगे, लेकिन शायद उतने बेहतरीन ना आए अगर ये लोग साथ में खड़े रहे। अगर ये साथ में नहीं खड़े रहे तो बीजेपी का बेहतरीन समय आने वाला है। मुझे तो कम से कम यही अभी नंबर्स को देख के तो नहीं, इसीलिए हम उम्मीद पर, संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत गठबंधन की बात तो आरजेपी, गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस की तरफ से कही गई थी ना। एक साथ हाथ उठाते हुए दिखे थे कि हम साथ साथ हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद स्थिति उलट हो गई। 2 घंटे से ज़्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज परब करते हैं और कहते हैं कि ये स्वार्थी लोग हैं। सीट शेयरिंग पर को लेकर हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन मनमर्जी की जा रही थी और सीधा आरोप ये लगा दिया। मानिक राव ठाकरे साहब के बारे में क्या बोला, उसको लेकर भी कांग्रेस तरफ से आपत्ति जताई गई।
तो क्या फिर ये मेल होता है तो उसका उतना इम्पैक्ट होगा, संभावना आपको दिखती है? क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम दावे किए गए, कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष दिखाई दिया वहां पर भी। देखिए, इसका सबसे आई थिंक एक्सटेंट जो अगर मनोज परब सोचते हैं कि 1961 के हिसाब से अगर वो करें तो ये बहुत पुराना पीरियड हो जाएगा। काफ़ी सारे वोटर हैं जो बाद में आए हैं और इनके ये फिर आरजेपी का इस तरह का कड़ा रुख अगर रहेगा तो बहुत सारा वोट उनसे छिटक जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि जब